दिव्य रमेश जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, नमस्कार आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था आपके बारे में कि भारत भूषण अग्रवाल और शमशेर का प्रभाव आपकी रचनाओं पर थोड़ा सा है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं इनके निकट था, भारत जी के भी। उसका कारण ये था कि मैं दिल्ली में एक ऐसे इलाके में रहता था जी, कि जिसमें पड़ोस में शमशेर जी रहते थे। हाँ हाँ, और भारत भूषण अग्रवाल जी भी पास में रहते थे। अच्छा अच्छा, कॉलेज में उनकी पत्नी पढ़ाती थी वहां पर। तो इसका श्रेय रेडियो को जाता है जी, आकाशवाणी को। हम्म। आकाशवाणी में उन दोनों जुड़े हुए थे गिरिजा कुमार माथुर जी जी, हम तो युवा थे। हाँ हाँ, तो गिरिजा कुमार माथुर जी ने एक प्रयोग किए। बड़े माउलंकर हॉल है वहां पर, बड़े हॉल में ऑडियंस के सामने सीधे सीधे आप कविता पाठ करेंगे और वहीं वो रिकॉर्ड होगी और आकाशवाणी से प्रसारित होगी। वाह, ये हुआ। तो एक जगह जहां पर वरिष्ठ कवि थे, वहां युवाओं में मैं था। तो वहां पर मैंने कविता पाठ किया। तो वहां पर पता चला कि जो निर्णायक थे, यानी चुनने वाले थे जो कवियों में से, खासतौर से युवा कवियों को, उनमें एक शमशेर बहादुर सिंह थे, दो और थे। अच्छा, शमशेर जी ने वहीं पर पूछा था मुझसे कि भाई तुम कितनी कविताएं लिखी होंगी तुमने? तुम तो अच्छी लिख लेते हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सारी कविताएं पढ़ूं। अब मेरे जैसे युवा कवि के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। भारत भूषण अग्रवाल जी की बेटी हमारे समकक्ष थी, जो भी माने एक तरह से जैसे हम देविक थे, उसी श्रेणी की वो भी थी। उनके नाते भारत भूषण जी से भी था। और क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी थे, एमए मैंने हिंदी में किया, तो इन सब कवियों को हम जानते थे। भारत जी से मैंने कहा, ऐसे हुआ कि शमशेर जी ने ऐसे कहा। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। शमशेर जी ने कहा तुम तुरंत अपनी कविताओं की एक वो डायरी पांडुलिपि बनाओ और उनको सौंपो। उन दोनों नाजी, आप जानते हैं कि ना कोई ये कुछ ऐसा टाइप राइटर भी नहीं होता था, मैनुअल होते थे, लेकिन हमारा तो वो ही सुविधा नहीं थी। मतलब ऐसा कोई बहुत आर्थिक दृष्टि से वो नहीं था। तो हाथ से लिखते थे जी। तो मैंने हाथ से 3 कविताएं आपने 3 प्रतियां जो है बनाई। अच्छा, 3 प्रतियां बनाई पांडुलिपि की। कितनी कविताएं उसमें होंगी? उसमें उस समय तक कविताएं जो हो गई होंगी वो कम से कम 70 से ऊपर तो होंगी। अच्छी और मैंने लिखी। और एक जो है ना पांडुलिपि शमशेर जी को सौंप दी जी। शमशेर जी को देखा, उसमें जो उनको पसंद आई या जो उन्होंने सुझाव दिए उनको उन्हें माना। और वही पांडुलिपि मेरा पहला कविता संग्रह बना, रास्ते के बीच। वाह वाह, जिसमें उनकी भूमिका भी है। और उन्होंने चयन कर्ता के रूप में, यानी उन्हीं का चयन था वो, बहुत अच्छी भूमिका लिखी थी जिसको बहुत लोगों ने बहुत सराहाया। वो पांडुलिपि अभी वर्धा यूनिवर्सिटी के उसमें है। अच्छा देवेश जी, आपने तो वैसे कविता, काव्य, नाटक, आलोचना, बाल साहित्य, कविता के अलावा ये बहुत सारी रचनाएं आपने की हैं, अनुवाद आपने बहुत सारे किए हैं, बच्चों के लिए आपने रचनाएं लिखी हैं। आपने जैसा रास्ते के बीच बताया, अपने पहले काव्य संग्रह का नाम शमशेर जी की जिसमें भूमिका है। इसके अलावा खुली आंखों में आकाश, हल्दी चावल और अन्य कविताएं, गेहूं घर आया है, वह भी आदमी तो होता है, छोटा सा हस्तक्षेप, ये सारे आपके संग्रहों के नाम हैं। और उसके अलावा एक काव्य नाटक आपने लिखा, खंड खंड अंगली। मुझे लगता है कि शायद रेडियो से ही प्रेरित होकर के इसकी रचना की गई होगी। लेकिन आपने कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें नए कवियों के काव्य शिल्प के सिद्धांत, कविता के बीच से साक्षात त्रिलोचन, बहुत बड़ा काम है, संवाद भी, विवाद भी, निषेध के बाद हिंदी कहानी का समकालीन परिवेश। तो ऐसे कई आलोचनात्मक ग्रंथ रचे हैं आपने। और आत्मीय संस्मरणों की किताब भी है, फूल भी और फल भी, वो बच्चों के लिए है। अच्छा, लेकिन यादें में है कि जब जो है वो बड़ों के लिए है। अच्छा अच्छा। और कोरिया में चूंकि आपने 3 साल बिताए, तो वहाँ भी कोरियाई कवियत्री किम यांग शिक
नाटक और अन्य की कविताओं का आपने रूपांतर भी किया। हाँ, और अभी जो सबसे अंतिम काम था वो वहाँ का बहुत बड़ा पोएट जो बहुत कम उम्र में मर गया था, किम सोबोर, उनकी कविताओं का अनुवाद किया जो साहित्य अकेडमी ने छापा। और वहाँ का एक बहुत बड़ा उपन्यासकार है ई मुनगल, उनका नावल मुझे बहुत पसंद था, उसका अनुवाद हुआ खलनायक नाम से, राजकमल प्रकाशन ने छापा है। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो धारा है वो कविता की है, और कहानियां मैं लिखता था, और मेरी कहानियां बहुत अच्छी जगह छपी। और जो बची हुई कहानियां थी, एक संकलन अभी आने की बात थी, वो आ भी गया। तो वो बची हुई कहानियां मैं जब भेजी, पाखी ने छापी, हंस ने छापी, एक और पत्रिका उसने छापी, इस तरह से। लेकिन मैं अपना वो कहानीकार मानता नहीं हूँ, वो अलग बात है कि वो पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है, कवि मानता हूँ। मैं बड़ों के लिए ही लिख रहा था। अच्छा। और देखिए, सहयोग देखिए, एक मैं बड़े साहित्यकार थे और बड़े अफसर थे प्रकाशन विभाग के, श्याम सिंह शशि, उनके कमरे में मैं मिलने गया था। अच्छा। वहाँ एक सज्जन आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप तो बड़ों के लिए बहुत बड़े रचनाकार हैं भाई। अब मैं था या नहीं था वो अलग बात है। उन्होंने कहा धर्मयुग जैसे पत्रिकाएं आपको खूब छापती है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो तो हमारी बात मान लीजिए। हमने कहा बोलिए। उन्होंने कहा कि आप बच्चों के लिए लिखिए। अब जब मैंने बालक के रूप में तो लिखी थी, लेकिन बच्चों के लिए कभी नहीं लिखा था। पढ़ता जरूर था बच्चों के लिए। मैं अपने मेरे दादाजी तो वो जो पारंपरिक ब्राह्मण होते हैं वो थे, और कल्याण वगैरह पढ़ते थे, और हमें खूब सुनाया करते ध्रुव भट्ट की कहानियां, और तमाम कुछ लोग से भी, चाहे भले वो भूत प्रेत की होती तो सुनने को मिलती थी, लेकिन बच्चों के लिए लिखने वाली बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप लिखिए, और हम नंदन में छापे। वो नंदन पत्रिका उस समय की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, और हम लोग तो बचपन में नंदन, पराग, ये सब पढ़ के ही बड़े हुए। तो वो कहते हैं मैं उनको छापूंगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, लिख दूंगा। आप यकीन मानिए 6 महीने लग गए ऐसी 2-3 कविताएं लिखने में जो कि मेरे बच्चों ने पास की। नहीं तो वो कहते हैं क्या लिखती है, वो रिजेक्ट कर देते थे। और वो जो है मैंने भेजी, और सहयोग देखिए, वहां पर भी मेरी पहली कविता, क्योंकि नंदन जो था वो शायद मासिक पत्रिका थी उस समय, मासिक थी, और धर्म साप्ताहिक, तो मैंने धर्म को भेजी थी वहां। तो मेरी पहली बाल कविता धर्म में छप गई। वाह। और वो पहली ही बाल कविता पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने अपने कोर्स में लगा दी। बहुत बढ़िया। ये बड़ा अपवाद है एक तरह का कि किसी की पहली छपी कविता पाठ्यक्रम में हो जाए। इस तरह से बच्चों की तरफ आया, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जयप्रकाश भारती जी को जाता है, जो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उसके बाद में मैंने भी महसूस किया, कोरिया जा करके ये और बढ़ा, कि कोरिया में एक हुए सोपा बांगजुंग ह्वान। सोपा बांगजुंग ह्वान ही वो शख्सियत है जिनकी वजह से वह कोरिया में बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा। जिसे हमारे नेहरू जी के लिए कहा जाता है। और उन्होंने पहली बार ये कहा था, देखिए वहां कन्फ्यूशियस सोसाइटी थी। कन्फ्यूशियस सोसाइटी का मतलब है कि प्रजा को हर हाल राजा की ही सुननी है, छोटे को जब बड़ा गलत भी हो उसकी बात माननी है वगैरह। उसने अपने समाज में कहा बच्चे का आदर करो, बच्चा दोस्त है, डोंगू को बोलते हैं उसको, साथी है। मैं दंग रह गया, और वहां पर उनका स्टैचू है। उसके बाद में बाल साहित्य तो बहुत बड़ी चीज है, पर मैं इस तरफ आया।